आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है इमरजेंसी के 50 साल बीजेपी का बड़ा प्लान। दरअसल 25 जून को देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। बीजेपी आपातकाल की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। बीजेपी जिले और बूथ स्तर तक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसका मकसद लोकतंत्र के इस काले अध्याय की जानकारी देना है। भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय आपातकाल की इस बरसी पर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान समारोह का आयोजन होगा। भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर द्वारा लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह और संगोष्ठी का भी आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल आपातकाल की बरसी पर लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करेंगे। बीजेपी ने कहा कि आज की पीढ़ी को जानकारी मिलनी चाहिए और इसी पर आज करेंगे चर्चा कि आखिरकार 25 जून 1975 को क्या हुआ था, क्यों इमरजेंसी लगाई गई थी, संविधान हत्या दिवस मनाने के पीछे की वजह आखिरकार क्या है और क्या इतने सालों तक इस आपातकाल के काले अध्याय को लगातार घसीटते जाना जरूरी है। इस पर विवाद करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। के 50 साल बीजेपी मनाएगी संविधान हत्या दिवस। यह आपातकाल की 50वीं बरसी पूरा देश मना रहा है। जिन लोगों को संविधान की रक्षा करनी चाहिए थी, उन्हीं लोगों ने कुर्सी बचाने के खातिर संविधान को तार-तार करने का काम किया। आपातकाल की बरसी पर बीजेपी के कई कार्यक्रम। 19 महीने तक 18 महीने तक जेल में रखा, ये तो मैं सोचता हूँ इससे ज्यादा काला दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल। नई पीढ़ी को आपातकाल के काले अध्याय से अवगत कराएगी बीजेपी। ऐसे ऐसे काम कांग्रेस ने किए हैं, तो उसकी जानकारी इस देश की नौजवान पीढ़ी को भी मिलना बहुत जरूरी है। बीजेपी बोली, आज की पीढ़ी को जानकारी मिलनी चाहिए। इंदिरा जी को वोट देने का अधिकार नहीं है, संसद में वोट नहीं दे सकेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया। इंदिरा जी तो संकट तो इंदिरा जी पे था, देश पे तो संकट था नहीं। उन्होंने कुछ छोड़ी नहीं और लोगों को गिरफ्तार किया। ये काला दिन था। इमरजेंसी के 50 साल बीजेपी का बड़ा प्लान। तो आखिरकार इमरजेंसी के 50 साल बीजेपी का बड़ा प्लान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता के बीच में इसकी चर्चा करने को लेकर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों के महत्वपूर्ण सवाल हैं। जो पहला सवाल यही कि इमरजेंसी क्या वाकई लोकतंत्र पर काला धब्बा है, और सवाल नंबर 2 ये कि सत्ता बचाने के लिए क्या इंदिरा गांधी की तरफ से इमरजेंसी का ऐलान किया गया था, और सवाल नंबर 3 ये कि नई पीढ़ी को आखिर क्यों जानना जरूरी है कि इमरजेंसी क्यों लगी थी, क्या हम आज को सुधार सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आज के मेहमानों के साथ आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ प्रताप राव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, एसपी मित्तल वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और पूर्व सांसद पंडित रामकिशन हमारे साथ हैं जो आपातकाल को देख भी चुके हैं और उस दौरान उन्होंने काफी संघर्ष भी किया था। आप सभी का बहुत स्वागत है और खासतौर पर रामकिशन जी आपका बहुत स्वागत करते हैं हम पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से। मैं भी, क्या आपके ज़हन में है कि उस वक्त आपातकाल के दौरान क्या हुआ था और क्यों हमें आज उससे सीख लेते हुए उसे जानने की जरूरत है? देखिए, आपातकाल लगाने के पहले हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन चल रहा था। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन, बिहार का आंदोलन, ये आंदोलन चल रहे थे। आंदोलन असल में इस बात के थे कि सरकार सुधार करे अपने पर व्यवहार में, लेकिन इसी बीच में इंदिरा गांधी जी का चुनाव रद्द हो गया। रद्द होने के बाद उसमें चुनाव लड़ने की पाबंदी लगा दी, तो और कोई बहाना नहीं था, केवल सत्ता को बचाने के लिए इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी लगाने के बाद जो कुछ हुआ उसे सारा देश जानता है। ये इमरजेंसी एक तरह से कलंक था, भारतीय संविधान का पूरी तरह से अपमान था। इन दिनों में जिन लोगों को कष्ट हुए, सैकड़ों लोगों के परिवार बर्बाद हो गए, कई लोगों के बहुत नुकसान हुआ, इन सब के बावजूद मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति अब दोबारा पैदा नहीं हो, इससे हमें सबक लेना चाहिए।
आपके अनुभव क्या है रामकिशन जी आपातकाल के दौरान के, आपको कुछ याद है उस वक्त? जी जी जी, देखिए, आपातकाल की स्थिति जब घोषणा हुई थी, मैं विधानसभा की लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था। कौन साहब एक पत्रकार थे, उन्होंने कहा आप यहाँ कैसे, तो उन्होंने मुझे बताया इमरजेंसी लगी, तो मैं बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद मैं अपने मित्रों के यहाँ इधर उधर रह के 12-14 दिन अंडरग्राउंड रहा। और अंडरग्राउंड इसलिए रहा था कि मुझे ये जानकारी मिल रही थी कि जॉर्ज फर्नांडिस मुझसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत संभव नहीं हुई। खैर, गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के साथ हमें सबसे पहले बैराक में रखा गया 3 महीना। 3 महीने और उस तक? बैराक के टाइम पे इतनी सख्ती थी जी कि ना हमारे परिवार वालों को पता लगा हम कहाँ हैं, कौन सी जगह हैं। 3 महीना बाद खबर दी गई, तब हमारे परिवार के लोग मिलने गए। और बैराक की स्थिति उस समय ये थी कि मैं तो शाकाहारी था, इसलिए वहाँ कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था, खाली मिर्च और रोटी के साथ खाना खाता था। मेरे साथ भैरव सिंह जी, सतीश जी, ये लोग भी थे, प्रोफेसर केदार वगैरह, हम सब लोग थे। बैराक में रहे। उसके बाद हमें खातीपुरा में लाया गया, जयपुर में खातीपुरा। जी। और खातीपुरा में लाने के साथ वहाँ जेल अधिकारी हमसे मिलने आते थे और हमारी समस्याएं पूछते थे, और वो पता नहीं सरकार तक पहुंचाते या नहीं पहुंचाते थे। लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरी निजी समस्याओं से मेरे बच्चे बीमार थे, उसकी जानकारी जब मुख्यमंत्री जी को मिली, तो उन्होंने निश्चित तौर पर भरतपुर में डॉक्टरों तो के कहा मुख्यमंत्री कि कौन थे आप उस उनके वक्त? घर जाकर। जी। मुख्यमंत्री? हेलो। हाँ, मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे। हरदेव और जोशी थे। उनने जब ये पता लगा कि मेरे बच्चे बीमार रहते हैं और डॉक्टर जाते नहीं हैं, जी तो उनने यहाँ डॉक्टरों से कहा कि उनके घर जाकर निरंतर देखभाल करो। जो इमरजेंसी की जेल के कष्ट थे, मेरे पास तो आमदनी कोई जरिया ही नहीं था पेंशन के अलावा, लेकिन जो कष्ट थे वो कष्ट थे, लेकिन वो सामान्य तौर पर सभी को उससे भी ज्यादा कष्ट झेलने पड़े थे। इमरजेंसी का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा था जो गरीब लोग थे, जो साधारण परिवार के लोग थे। लेकिन रामकिशन जी, कई लोग कहते हैं कि इमरजेंसी के अंदर सिस्टम जो बड़ा एक्टिव भी हो गया था, ये सही बात है या गलत बात है? प्रशासन और बड़ा तेजी के साथ देखिए काम करते थे। देखिए, इमरजेंसी जब लगी थी तो इसे विनोबा भावे ने अनुशासन पर्व भी कहा था, अनुशासन पर्व। जी ये सही बात है कि आजादी से इमरजेंसी पहले देश में आंदोलन चल रही थी, जी लेकिन वो आंदोलन कोई देश को तोड़ने वाले नहीं थी। वो तो उनका एक बहाना था, जयप्रकाश के भाषण को लेकर एक बहाना था, और इमरजेंसी लगाई। बाकी इमरजेंसी से पहले हालात आंदोलन के जरूर थे, जनता आंदोलित थी सरकार की विफलताओं के खिलाफ। जी, मैं आता हूं रामकिशन जी आपके पास। मित्तल साहब, एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के 50 साल पूरे होने को लेकर के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, प्रदेश भर में, देश भर में, और जनता के बीच में ले जा रही। क्या मायने इसे हम समझें कि वाकई आज जरूरत है इस युवा पीढ़ी को आपातकाल के बारे में जानने की, आम लोगों को और ज्यादा बताने की, या एक पॉलिटिकल मंशा है इसके पीछे कि लगातार इसको साल दर साल जिंदा रखा जाए? देखिए हेमंत, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आपातकाल के एक जो चश्मदीद जो व्यक्ति हैं, पूर्व सांसद रामकिशन जी, उनको लाके प्रदेश की जनता को ये बताने की कोशिश की कि आपातकाल के उस टाइम क्या हालात थे, किस तरीके से उनको जेल में डाला गया। मैं रामकिशन, पंडित रामकिशन जी की बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए हेमंत, उस समय जो है वो इतना न्यूज चैनलों का इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन अखबार का जरूर प्रभाव था। जब 25 जून 1975 को रातों रात जब इमरजेंसी लगाई, तो रात के 12 बजे बाद सभी अखबारों की लाइटें काट गई। दूसरे दिन अखबार नहीं छप सके, पूरा सेंसरशिप लगा दिया गया, और उसके बाद एक आदेश जारी कर दिया कि अब जो भी अखबार छपेंगे वो क्या नाम से जिला कलेक्टर की जो खबरें होंगी उनको दिखा कर क्या नाम से अखबार प्रकाशित होंगे। पूरी इमरजेंसी के अंदर जितने भी अखबार छपे वो सारी की सारे खबरें जो हैं वो जिला कलेक्टर, उनके सेंसर द्वारा हुआ नियुक्त जो करती थी। पीआरओ जनसंपर्क, उनके द्वारा क्या नाम से किया जाता। जी उस टाइम इस तरीके से हेमंत कहा गया कि लोकतंत्र की हत्या। देखिए, लोकतंत्र की हत्या तो बिल्कुल हुई। संविधान में कई बदलाव कर दिए गए, कई अनुच्छेद डाल दिए गए, कई उसमें खंड डाल दिए गए। एक करीब 1.25 लाख लोगों को जेल में उस वक्त डाल दिया गया, और करीब 1 करोड़ लोगों की नसबंदी वहां कर दी गई।
और तो और मतलब सरकार की इतनी घबराहट थी कि जो जी। क्या नाम से लता मंगेशकर हैं और जो किशोर कुमार हैं, उनके गाने दूरदर्शन पर बैन कर दिए गए और जनता के जितने मौलिक अधिकार थे वो सारे के सारे छीन लिए गए। और यहाँ तक कि एक निर्णय तो बड़ा अजीब सा ले लिया गया कि जो प्रधानमंत्री जो फैसले करेंगे उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। ये सारी बातें इस संदर्भ में असली महत्वपूर्ण है कि जब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने का अभियान चला रहे हैं, तब उनको ये देखना चाहिए कि आपातकाल के अंदर संविधान की किस प्रकार हत्या की गई। मित्तल इसमें कोई साहब, दो राय इस वाली नहीं है। बात पर तो प्रताप जी दृष्टि डाल देंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, स्पेसिफिक था कि भाजपा जब ये आयोजन कर रही है, इसे लेकर के इसको कैसे देखा जाए, क्या मायने हैं इसके? नहीं, देखिए देखिए मेरा ये मानना है कि जब क्या नाम से कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान देश में चला रही है, तो स्वाभाविक है कि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी जो आपातकाल की जो स्थिति है वो देश की जनता के सामने रखेगी। और इसीलिए संविधान हत्या दिवस जो 25 जून को मनाए जाने की बात है, उसको मंडल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर पर क्या नाम से कार्यकर्ताओं को ये ठीक बताने, है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये बताने की कोशिश करेगी कि संविधान की हत्या आपातकाल में क्या। ठीक है प्रताप जी, हालांकि काफी कुछ तो मित्तल साहब ने कह ही दिया है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि आपातकाल के 50 साल पर ये मंडल स्तर तक भारतीय जनता पार्टी को कार्यक्रम आयोजित करने, इसके पीछे का प्लान क्या है आपका? हेमंत, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक निर्णय आता है जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध बताया जाता है। भ्रष्ट आचरण के चलते उनके चुनाव को अवैध कर दिया जाता है। 6 साल के लिए उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उससे डरकर 25 जून को यह आपातकाल लगा दिया जाता है अचानक। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी चुनाव लड़ नहीं सकती थी, तो वो प्रधानमंत्री रह नहीं सकती थी। केवल उस प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए, तानाशाही कायम रखने के लिए कर दिया जाता है। उसका असर क्या होता है? सबसे पहले तो न्यायपालिका की बात करता हूं कि HR खन्ना उस समय सबसे वरिष्ठ जज थे। उनकी वरीयता को लांग कर उनसे तीसरे चौथे नंबर के जो जज है उनको मुख्य न्यायाधीश बता दिया जाता है, जिससे कि न्यायपालिका पर पूरी तरह से कब्जा हो जाए। यहां तक कि हिबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसी याचिकाओं पर रोक लगा दी जाती है, न्यायिक समीक्षा पर रोक लगा दी जाती है और मौलिक अधिकारों पर रोक ये कह के लगाई जाती है कि आपातकाल में ये मौलिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह से कैद कर लिया जाता है। ऐसी स्थितियां बनती है। आदरणीय श्रद्धेय रामकिशन जी यहां बैठे हैं और निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश ने इस समय देश के सबसे वरिष्ठ लोकतंत्र के स्वतंत्रता सेनानी हैं, आज यहां सामने हैं। उन्होंने तो खुद भुगता है, क्योंकि मेरा भी बचपन थोड़ा सा मैंने देखा है कि उस समय हम जब स्कूल में जाते थे तो इंदिरा गांधी नाम लेने में भी लोगों को डर लगता था। ऐसी स्थिति थी। क्यों? क्योंकि इतना आतंक था। पुलिस हर जगह कभी भी दबिश डालती थी, कभी भी किसी को पकड़ के ले जाती है। अभी मित्तल साहब ने बताया कि नसबंदी, क्योंकि मैं गांव में रहा हूं, मुझे ध्यान है कि एक बार पता लगा कि गांव के सारे लोग जंगल में भाग गए इसलिए कि वहां अगर अपने गांव में रहे, घरों में रहे, तो उनको पकड़कर नसबंदी कर दी जाएगी। इस तरह के आतंक के सहारे उस समय आपातकाल 42वें संशोधन को सब जानते हैं, किस तरह से लोकतंत्र की आत्मा को खत्म कर दिया गया, संविधान पूरी तरह से बदल दिया गया। और जो बात करते हैं आज बड़े बड़े संविधान के गुटके लेकर संविधान की, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। देखिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को यह बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा देश दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र में से एक है। वो क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र के स्वतंत्रता सेनानी पंडित रामकिशन जी जैसे लोगों ने त्याग किया, बलिदान किया और अपने घर बार को छोड़ा और पूरी तरह से देश हित के लिए अपने को समर्पित किया, तब जाके ये हमारा लोकतंत्र बच पाया है। नहीं तो हम भी पाकिस्तान होते या बांग्लादेश जैसे तानाशाही में पल रहे होते। लेकिन आज हम लोकतंत्र हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारे लोकतंत्र के स्वतंत्रता सेनानियों ने त्याग और बलिदान दिया। और ये बात अगली पीढ़ी तक ले जानी जरूरी है, क्योंकि आज हम मजबूत हैं, दुनिया में ताकतवर हो रहे हैं और दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे हमारे देश का लोकतंत्र है। और ये लोकतंत्र कोई हमें आजादी से नहीं मिला, अंग्रेजों से नहीं मिला या दुनिया के बाकी जगहों से नहीं आया। ये लोकतंत्र हमारी आत्मा है, संस्कृति है, हमारी अजर अमर संस्कृति से ये लोकतांत्रिक मानसिकता, ये लोकतांत्रिक संस्कृति आई है। और उसी लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए यह संविधान बना है और ये संविधान हमारी उसी संस्कृति का एक दृष्टिकोण है और उसको बताता है कि किस तरह से है। तो इसलिए संविधान को किस तरह से बचाया जाए
उसके लिए कैसे संघर्ष किया जाए और ये किस तरह से हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसको नई पीढ़ी को बताया जाना जरूरी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार नहीं कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार मेरा सवाल ये था कि लगातार क्यों इस विषय आगे को आने वाली लेकर पीढ़ी को ये जानना हमेशा चाहिए। अवेयरनेस लाता है। जी। इस बार मीडिया में भी बहुत तेजी से बातें आ रही हैं, इसलिए हमारा मानना है इतिहास लोग जाने, आने वाली पीढ़ी जाने और लोकतंत्र मजबूत हो और हम जाने कि पंडित रामकिशन जी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए क्या किया है। ठीक है आर्य साहब, 21 महीने के अंतराल में ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने 48 अध्यादेश जारी कर दिए और 3 किसान कानूनों को लेकर के अध्यादेश के नाम पर आपने इतना हंगामा मचाया देश में। क्या वो वक्त जो है वो वाकई काला अध्याय है हमारे संविधान के लिए? आज जब संविधान बचाओ रैलियां आप कर रहे हैं, उसको ध्यान में रख रहे हैं? देखिए हेमंत जी, जहां तक इमरजेंसी की बात है तो मैं अपने साथ में एक संविधान की किताब लेके आया हूं। इस किताब के अंदर आर्टिकल 352 के अंदर स्पष्ट तौर पे वर्णित है कि जब देश के अंदर आंतरिक अराजकता, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और इंटरनल रेबेलियन जैसी स्थिति पैदा हो जाए, जैसा कि आपको पता है, मैं इसकी भूमिका के ऊपर भी बताऊंगा, क्योंकि देखिए बीजेपी के पास में अपने योगदान को या देश को आजाद कराने में इनका कोई योगदान नहीं रहा। ना इन्होंने देश की आजादी में, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, उल्टा इन्होंने अंग्रेजों के साथ में जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसको कमजोर करने की कोशिशें की। उनके साथ में मिलकर इन्होंने माफीनामे भी लिखे। अब सवाल ये उठता है कि इनके पास जब कुछ है ही नहीं तो ये अब क्या करें, तो ये इस तरीके की बातें लेके आते हैं। मैं आपको जैसा बता रहा हूं कि 1969 के अंदर जिस तब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, तो वो लड़ाई मतलब सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म थी, उस लड़ाई को हवा दी गई। उसके बाद में राजाओं के और प्रिंसेसली स्टेट्स के प्रीवी पार्ट समाप्त करने की बात आई, तब ये लड़ाई उन राजाओं के या सामंतों के खिलाफ हो गई, तो ये लड़ाई को और बढ़ाते गए। उसके बाद में चाहे गुजरात के अंदर आंदोलन की बात हो, चाहे बिहार के अंदर आंदोलन की बात हो, और जहां तक जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर जो आरोप लगे, उन्होंने जो रेल की स्ट्राइक करवाई जिसके अंदर करीबन उनके ऊपर डायनामाइट से रेल की पटरी उड़ाने का, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा चला, और ये तमाम चीजें अमेरिका और सीआईए के इशारे पे हो रही थी, उनके द्वारा फंडेड प्रोग्राम के तहत हो रही थी। तो आज विदेशी ताकतों के इशारों पर ये हमारे चंद कतिपय, क्योंकि 1971 में अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने किए थे, उस दर्द को अमेरिका भूला नहीं था, तो भारत के जो राजनेताओं को अपने साथ मिलाकर इस तरीके का षड्यंत्र किया। आप सुनिए, तो आपकी सरकार की इंटरनल सिक्योरिटी इतनी कमजोर थी क्या? सुन तो लीजिए ना, आंतरिक डिस्टर्बेंस के लिए जेपी नारायण, जयप्रकाश इसका मतलब तो कोई अमेरिका, एक बार बताइए, आपकी सत्ता में रहते हुए कोई यहाँ पर पैसे देकर के इस तरह से राष्ट्र गतिविधियां करवा दे, तो इसका मतलब तो कानून व्यवस्था सरकार का आंतरिक, सुन लीजिए ना जी, वो बिल्कुल खोखला था। यार देख हेमंत जी, ये बिल्कुल गलत बात है। जब ये तीनों बोले किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, अब ये बीच में बोल रहे हैं, आप भी टोक रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा जी के ऊपर 17 आरोप थे, 17 में से सिर्फ 2 आरोपों के ऊपर चुप रहिए ना, अरे तो चुप तो रहिए। लेकिन उसके बाद में 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? उन्होंने कहा था कि अगली सुनवाई तक इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर रहेंगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, अरे तो कर लिया था, तो सुन तो लीजिए ना, आपको पता ही नहीं है। जब आपको कुछ पता नहीं है तो फिर आपको मेरी बात देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको कह रहा हूं, विदेशी ताकतों के इशारों के ऊपर देश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था और क्यों? देखिए, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पे अगर जाएंगे ना, तो मोदी जी के ऊपर इतने आरोप है आचार संहिता उल्लंघन के। देखिए, उन्होंने अपनी वैवाहिक स्थिति को छुपा के रखा एफिडेविट। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, ठहरा दिया था। देखिए ये बकवास नहीं चलेगी। मैं कह रहा हूँ ना, मोदी जी ने 11 साल से अघोषित आपातकाल लगा रखा है, अघोषित आपातकाल लगा रखा है। अरे कौन जिम्मेदार है उसका? सरकारें गिरा देते हो आप। आपके पास जवाब ही मेरे पास जवाब है, आप सुनेंगे तब ना। मोदी जी को तो सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी नहीं किया। आपकी सरकार ने गलत आरोप लगाए। देखिए हेमंत जी, चाचा हमारा आपकी सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस को
अरे आप तो इंदिरा गांधी की बात षड्यंत्र कीजिए के ना। तहत आपातकाल की बात उससे कीजिए। अपने मनमाफिक फैसले करवाई सरकार आप ने। आपातकाल की बात कीजिए, आपातकाल की। अरे तो सुन लेंगे कि नहीं सुनेंगे? मैं तो आपको नहीं बोलने दूंगा। आप इधर फिर जा रहे हो। अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा। मैं आपको कह रहा हूं, मोदी ऐसे सरकार आपस ने में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रंजन गोगोई को अपने पक्ष के अंदर करने के सुन तो लिए लीजिए। उनको अरे एक आपने आरिफ साहब, क्या किया? आरिफ साहब, आपने बताया। मेरा इंदिरा सीधा गांधी सा ने क्या सवाल किया? है कि क्या आपके किया? हिसाब से देखिए, आपातकाल अमन जी, भारतीय ये लोकतंत्र तरीका का ठीक नहीं काला है। अध्याय था या नहीं? सीधा सा सवाल जिसमें नहीं है, नहीं है, नहीं। ये गलत बताया जाता है। ये अमेरिका के इशारे के ऊपर यहाँ के राजनेताओं ने षड्यंत्र किया था इंदिरा जी के खिलाफ और पूरी तरीके से जुडिशरी कार्य उसके विधायिका के ऊपर हावी हो गई तो थी। आपके हिसाब से जुडिशरी का स्वर्णिम दौर बहुत था ज्यादा आपातकाल? दखलंदाज हो गया था। आपके हिसाब से स्वर्णिम स्वर्णिम दौर नहीं था आप आपातकाल की हमारे सुन लीजिए। लोकतंत्र का? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो नहीं, अब ये दोबारा कहें कि आपातकाल लाएंगे हम। मैं जरा हिम्मत है तो आपको कहें ये। मैं आपको कह रहा हूं कि दोबारा आप कहें हिम्मत। देखिए प्रताप जी, ये आप बोले ना, आप ये बोले कि प्रताप जी देखिए, सुन लीजिए, बकवास एक बार एक मैं बार आपको एक कह रहा मिनट हूं, एक आप मिनट बीच में एक मत मिनट बोलिए, एक आप मिनट बोलिए, आरिफ साहब आप को बीच एक में मिनट मत सुन बोलिए। 40 आप सेकंड बोलिए। आरिफ मैं साहब आपको कह रहा आपके हूं पास कि 40 सेकंड इमरजेंसी के है, अंदर- बिना कोई रोके टोके आप बात रखिए, उसके बाद में प्रताप जी के पास जाऊंगा। जी बोलिए। देखिए, इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी के अंदर नसबंदी का कार्यक्रम चला, उसके अंदर देश की जनसंख्या को नियंत्रित किया गया। उसके अलावा ऑफिसों में लोग समय पे आने लगे, रेलें समय पे आने लग गई, अनुशासन बन गया, देश के अंदर भ्रष्टाचार पे काबू लगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये भाजपा के लोग जो 11 साल से लगातार अघोषित आपातकाल लगा के बैठे हैं, आप बताइए एक दिन आके कहते हैं कि साहब 500 के 1000 के नोट बंद कर देंगे और उसके बाद 2000 का नोट चला देते हैं? बताइए। और देश के अंदर 4 जजेज, वरिष्ठ जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कहते कहिए ना, हैं कि इमरजेंसी देश के अंदर वापस आएगी। डेमोक्रेसी खतरे में है, आप- न्यायपालिका खतरे में, तो क्या ये आपातकाल नहीं है? आप 3 काले कृषि कानून लेके आते हैं और 750 किसानों की शहादत हो जाती है, क्या ये आपातकाल नहीं है? आप देश के अंदर चुनी हुई सरकारें गिरा देते हो, तो क्या ये कौन सी आपातकाल गिराई? नहीं है? क्या आप आपने आप गिराई। राहुल गांधी को आपने आप गिराई। राहुल गांधी को बदनीयती से देखिए, कांग्रेस- हेमंत कांग्रेस जी ने- आपने वादा किया था, ये बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं देखिए, बोलेंगे, ये 40 सेकंड हो गए बोलेंगे, सर आपके। 40 सेकंड हो गए इनकी हिम्मत आपके। नहीं है। 40 सेकंड कब के हो गए? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ गए राहुल गांधी सर। को क्यों भाई डिस्क्वालीफाई किया? अगर इतनी हिम्मत थी तो। और उसके बाद कोर्ट ने सुप्रीम किया। कोर्ट तो से आप तो जीता जब है, कह ही चुके हैं, सुप्रीम लेकिन एक कोर्ट बात से मुझे जीते कि बताइए, नहीं जीते? एक बात मुझे बताइए कि आप यहां बैठ करके ये कह रहे हैं कि स्वर्णिम समय था भारतीय लोकतंत्र का, क्या यही बात आपके सहयोगी लालू हाँ, प्रसाद इनके यादव लिए। भी मानते हैं? क्योंकि क्या इनकी कुर्सी- देखिए, फिर वो मैं गलत कह रहे हैं, आपको इसका सिर्फ मतलब इतनी आप बात खंडन कह करते हैं रहा हूं अपने ही कि सहयोगियों का। आपातकाल जो रामकिशन जी जो 100 देश साल के के हो अंदर गए, आंतरिक 100 साल के व्यक्ति रामकिशन जी, वे कह रहे हैं उनका क्या कसूर था कि देखिए, किसी को भी मैं जेल में किसी- डाल दो, वो मैं स्वर्णिम किसी- अध्याय आपके लिए देखिए, लोकतंत्र का? देखिए, हाँ, इनके लिए है। मैं किसी विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूं। जयप्रकाश मैं नारायण इस को देश की जेल बात में कर रहा हूं। डालकर देश की उनको बात कर रहा हूं। अस्वस्थ कर जॉर्ज दिया गया। फर्नांडिस ने उनको देश मारने की की संपत्ति कोशिश को की नुकसान गई। पहुंचाने के लिए डायनामाइट लगाया। क्या आप उसका समर्थन जे- करते हैं? लोकनायक बताइए, जयप्रकाश नारायण की अमेरिका कीर्ति के खराब सारे कर दी के गई। ऊपर सरकार गिराने की साजिश जेल में करते हैं। बंद क्या आप करके समर्थन करते उनको हैं उसका? अस्वस्थ कर दिया गया। सीआईए के इशारे पर इंदिरा जी को अपदस्थ करने की साजिश प्रताप रची जी। जाती है। सब इन्होंने क्या आप क्या- इसका क्या समर्थन करते हैं? प्रताप जी क्या- ये कह रहे हैं कि क्या- आपके क्या- समय में क्या- अघोषित कुकर को आपातकाल आप है। कर रहे हो। मोदी जी कुकर- कुर्बान कर रहे ये हैं। तो कुकर मोदी करते जी ने करते यहाँ जितना पहुंचे हैं। लोकतंत्र के हत्या किए, उसकी हत्या किसी ने नहीं की। ये इस देश चाहते के हैं अंदर। कि आपातकाल का कुकर्म बार बार अरे आप लोगों का तो कोई अतीत ही नहीं है। ये कुकर्म बार-बार अंग्रेजों के करना साथ चाहते हैं। में मतलब ऐसा है? पेंशन लेने वाले, ऐसे आपको ठुकरा दिया जनता ने। संविधान की प्रतियां लात जलाने मार दी वाले, आपके। बाबा साहब के लात पुतले मार दी। फूंकने अब वाले बोलो लोग जरा आज संविधान आपातकाल की बात लगाएंगे। कर रहे हैं। अब बोलो जरा आपातकाल दोबारा लगाएंगे। अरे तो अभी क्या लग रहा अरे है? क्या है? बोलो अभी ना। क्या हो रहा है देश के अंदर? रामकिशन जी, आप अभी बोलो ना। बताओ देश के रामकिशन अंदर जी क्या का हो रहा है? रामकिशन जी बहुत अच्छा आप- कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो अच्छा वक्त था, स्वर्णिम अध्याय था। आपको दुख होता है, तो बताओ। दर्द होता है? क्या? देखिए कह अहमद रहे जी, कि वो मैंने ये स्वर्णिम बात युग नहीं था कही है। आपातकाल मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि हेलो, आपातकाल अमेरिका के इशारे पर देश के अंदर रामकिशन जी। आजादी का फैलाने की साजिश थी। आप इंदिरा जी कह रहे हैं वो अपदस्थ करने की आपातकाल साजिश थी। स्वर्णिम इस युग बात को बता रहे आपको हैं। समझना पड़ेगा। कांग्रेस- इतिहास पढ़िए पहले। देखिए, जब कोई पाबंदी लगती है तो थोड़े समय के लिए अनुशासन आता है। उसे स्वर्ण युग कहना या अनुशासन युग कहना बिल्कुल गलत है। आतंक था, आतंक इतना व्यापक था कि डॉक्टर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों में जाने तक डरते थे, इलाज करने तक की मना कर दी गई थी। इसलिए इसको
आपातकाल को अनुशासन पर कहना वगैरह CIA गलत और है। अमेरिका का क्या योगदान था? एक बात बताइए, आप राजेंद्र जी किसी को भी जबरदस्ती जेल में डाल देंगे, हजारों लाखों लोगों को, और आप कह देंगे स्वर्ण युग है। अरे मैं क्या कह और रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप कि सरकारी आपके संपत्ति अग्रिम नुकसान पंक्ति के पहुंचाएंगे, नेताओं ने कहा आप हमारी सरकारी गलती थी। संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे और सरकार को चुनी हुई सरकार के खिलाफ मित्तल साहब, छोटी सी टिप्पणी है, क्या कैसे देखिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने माना कि ये गलती थी देश में आपातकाल, और आर्य साहब अभी कह रहे हैं कि अच्छा वक्त था। इस बात की तय में देखिए, जाइए, आप इसकी तय में जाइए, आपको तब पता चलेगा। आप इसकी तय में जाइए। बिल्कुल संक्षेप में एक लाइन में। हाँ हेमंत, देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है राजेंद्र आर्य जी, उन्होंने बहुत प्रभावी तरीके से अपनी बात को रखा और ये जस्टिफाई करने की कोशिश की कि इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वो सही था, उसमें देश में विकास किया, जो भी कुछ वो कह रहे हैं बड़ा जस्टिफाई कर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को इंदिरा गांधी की सीट हारनी पड़ी, संजय गांधी की सीट हारनी पड़ी, जितने भी कांग्रेस के नेता थे उन सबका अलग का सामना करना। यदि आपातकाल इतना ही अच्छा होता तो कांग्रेस की इतनी हार क्यों हुई? बिल्कुल मित्तल साहब, और बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। 21 महीने के अंतराल में 48 अध्यादेश, आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का स्वर्णिम युग तो इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो सरकार कहा जा रहा है कि जनता द्वारा जनता के लिए काम करने वाली सरकार, वो अगर निरंकुश हो जाए और अपने हिसाब से चीजें करने लगे तो सवाल उठने लाजमी है।